मेरा नाम मदरमोहन तिवारी, पीजीटी फिजिक्स, श्रमिक +2 हाई स्कूल तोफा पिंडरा। मैं आप सभी बच्चों को रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बचे हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें आज मैं पहले मीटर ब्रिज बतलाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे पोटेंशियोमीटर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मीटर ब्रिज है क्या? मीटर ब्रिज एक मेजरिंग डिवाइस है जिसके सहारे हम लोग किसी भी रजिस्टर के अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, P/Q = R/S। ये सिंपल सर्किट है मीटर ब्रिज का। एक किसी वुडन ब्लॉक के ऊपर में हम लोग कॉपर के स्ट्रिप्स के सहारे, ये स्ट्रिप्स है, ये है और ये है, स्ट्रिप्स है। इसके सहारे यहाँ पर हम लोग मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के वायर जिसका लेंथ 1 मीटर होता है, क्योंकि इसमें लेंथ 1 मीटर होता है इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है, ठीक है। इसको हम लोग कनेक्ट करके रखेंगे। साथ ही साथ इसके साथ साथ वायर के साथ साथ एक स्केल भी रहेगा जिससे हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे। इसके बाद पहला 2 पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस हम लगाए हुए हैं जिसका वैल्यू हम लोग वेरिएबल रखेंगे, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आर बोल रहे, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाए हुए हैं। यहाँ अननोन रेजिस्टेंस एक्स है जिसको हमको निकालना है। एक सेल कनेक्ट किए हुए हैं जैसा आपको दिख रहा होगा, ए और बी के बीच में एक की के सहारे हम लोग एक सेल को कनेक्ट किए, बैटरी को कनेक्ट किए हुए, एक से ज्यादा इसलिए बैटरी बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक बीच से, इन दोनों आर और एक्स के बीच से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जो है वो वेरिएबल कनेक्टर से कनेक्टेड है जिसको हम जॉकी कहते हैं। अब ये काम हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले सर्किट को हम लोग स्विच ऑन करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि दोनों साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दोनों साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब हमारा सर्किट कंप्लीट है, ठीक है, और कहीं कोई एरर नहीं है, दोनों साइड डिफ्लेक्शन दे रहा है। इसके बाद हम लोग खोजेंगे कि कहां पर जीरो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। जीरो डिफ्लेक्शन खोजने के लिए हम लोग जॉकी को इसके ऊपर रगड़ेंगे नहीं, एक बार यहाँ टच करेंगे, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर यहाँ, मतलब इस तरह से हम लोग पता करेंगे कि हमको नल पॉइंट मिल जाए, ठीक है। तो जब गैल्वेनोमीटर हमको जीरो डिफ्लेक्शन देगा, कब जीरो डिफ्लेक्शन देगा? जब उससे कोई करंट पास नहीं होगा। तो हम लोग जॉकी को एडजस्ट करके निकाले। अब हम लोग पता लगा लेंगे कि नल पॉइंट कहां पर मिला। इसके बाद हम उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को मेजर करेंगे ए से। मान लो ये डिस्टेंस एल है तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 - एल हो जाएगा। फिर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे R/X, ऊपर में R ये हुआ, ये X हो गया, इक्वल्स टू ए से जे तक का रेजिस्टेंस और फिर जे से बी तक का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, इसी कारण से हम लोग R/X = AJ/JB लिख दे रहे हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं R/X = L/100 - L। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अननोन रेजिस्टेंस X को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला X = R100 - L/L। इसके बाद हम लोग अगले जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी मेजरिंग डिवाइस है और पोटेंशियोमीटर के सहारे हम लोग दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी वायर के किसी भी पोर्शन में, किसी भी सेक्शन में हम पोटेंशियल ड्रॉप का पता लगा सकते हैं अगर उस वायर से करंट फ्लो कर रहा है। तो ये पोटेंशियोमीटर का एक बेसिक सर्किट हम बनाने जा रहे हैं। इसमें एक ही मीटर वायर नहीं रहता, इसमें बहुत लंबा वायर हम लोग लेते हैं और हर 100 मीटर के बाद स्ट्रिप लगा के फिर हम लोग दूसरा कनेक्शन करते हैं। यहाँ से ए से यहाँ तक 100 है, फिर यहाँ 101 से 200 है, 201 से 300 है, 301 से 400 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ए और बी के बीच में कनेक्शन करना शुरू करेंगे। पहले ए को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्ट करेंगे जिसको हम लोग ड्राइवर सेल कहेंगे। एक एमीटर लेंगे, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लिए हुए यहाँ पर, और ये पॉइंट बी से हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है।
और ये बेसिक सर्किट हम बता रहे हैं, अभी हम कंपेयरिंग ईएमएफ में नहीं गए, हम पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिए हैं, जिसका दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, जॉकी से है। अगर जॉकी को हम इसके आसपास रखेंगे, मतलब ए के बहुत नजदीक रखेंगे, तो पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू बहुत कम होगा। जैसे जैसे हम जॉकी को दूर लेते जाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसके प्रिंसिपल पे हम लोग आते हैं, आखिर पोटेंशियोमीटर के क्या प्रिंसिपल होता है। तो हम लोग सबको जानते हैं ओम्स लॉ से, V जो होता है वो IR होता है और R होता है रो L बाय A। अगर हम किसी भी वायर से कांस्टेंट करंट पास कराते हैं, वायर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रहा है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तब भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L का। जितना ज्यादा लेंथ लेंगे उतना ज्यादा V होता जाएगा, V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और यू कैन से V बाय L इज ए कांस्टेंट। आप क्या कह सकते हैं, V बाय L जो है वो कांस्टेंट है। V बाय L को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। और एक बात और जानकारी रख लीजिए कि किसी भी पोटेंशियोमीटर का जो सेंसिटिविटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अगर पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है तो उस पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। सेंसिटिविटी ज्यादा होने का मतलब वो बहुत कम पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल याद रखिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ ए वायर of uniform area of cross section, uniform composition is proportional to its length when a constant current flows through it। ये भी ध्यान रखना है, करंट को कांस्टेंट रखना है। अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं V और L के बीच का, तो ये आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब हम लोग इसके यूज पे आते हैं। तो वही सर्किट है जो पहले, अभी जो थोड़े देर पहले हम आपसे डिस्कस किए थे, वो मेन जो सर्किट है वही है। इसमें सिर्फ हम लोग ऑक्सिलरी सर्किट को कनेक्ट करेंगे। अभी हम लोग जो है वो कंपैरिजन करने जा रहे हैं दो सेल्स के ईएमएफ को। ठीक है, तो हम लोग दो सेल लिए, एक सेल जिसका ईएमएफ E1 है, दूसरा सेल अभी हम लेंगे जिसका ईएमएफ E2 होगा। उस सेल को हम लोग जो है एक बार फिर से देख लीजिए, एक सेल का ईएमएफ E1 है, हम इसको कनेक्ट किए, पॉजिटिव टर्मिनल कहां से कनेक्ट हुआ, ए के पास। ध्यान रखना है आपको इस बात का कि जितने भी सेल्स होंगे सभी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड होंगे। मतलब ये जो सेल है जिसका ईएमएफ E1 है उसका पॉजिटिव, और ड्राइवर सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड। अगर गलती से हम नेगेटिव कनेक्ट करेंगे तो नल पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। हम लोग नल पॉइंट खोजेंगे, मान लेते हैं नल पॉइंट हमको J1 के पास मिला। ठीक है, और J1 तक का लेंथ आ गया L1। लेंथ कैसे मेजर करेंगे, A से यहां तक लेंथ हुआ 100, फिर यहां से यहां तक जितना होगा वो जोड़ करके लिखेंगे। खैर अभी हम L1 ले रहे हैं। दूसरा सेल फिर लेते हैं, उसको भी उसी तरह से कनेक्ट करके नल पॉइंट निकालते हैं। वो उसका आया J2 के पास नल पॉइंट, और उसके लिए लेंथ आया सपोज कीजिए L2। Balance point is obtained for the cell when potential at a point on the potentiometer wire is equal and opposite to the EMF of the cell। ये बात ध्यान रखना है, बैलेंस पॉइंट हमको वहीं पर मिलेगा जहां पर इस सेल के कारण जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट हो जाए। किसके कारण, इस ड्राइवर सेल के कारण, इस वायर में, वहीं पर नल पॉइंट मिलेगा। तो E1 हो गया जो कि भी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L का, उसका वैल्यू लिख दिए। इसी तरह से E2 लिखे। तो जब दोनों का हम लोग लिखेंगे वैल्यू, तो एक का L1 आएगा और दूसरे का लेंथ आएगा L2। करंट दोनों में सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो E1 बाय E2 को हम क्या लिख सकते हैं, L1 बाय L2। तो अगर हमको दोनों का नल पॉइंट मिल जाता है तो दोनों का नल पॉइंट निकालने के बाद हम लोग दोनों सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर लेते हैं। अगर E1 बाय E2 का रेशियो 1 से कम आया, यानी कि E1 कम है E2 से, 1 से ज्यादा आया तो E1 जो है ज्यादा है E2 से। Balance point will not be obtained on the potentiometer wire if the fall of potential along the potentiometer wire is less than EMF of the cell to be measured। ये कब होगा, जब ये जो सेल है जिसका EMF E1 और E2 है, इसका वैल्यू इस ड्राइवर सेल के EMF से ज्यादा हो जाएगा। ऐसा अगर होगा तो हमको नल पॉइंट कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखना है,
ड्राइवर सेल का ईएमएफ बाकी सभी सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। E must be greater than E1 as well as E2, then only we can get the null point. Working of potentiometer is based on null deflection method, so the resistance of wire becomes infinite, क्योंकि ये null deflection method पे है, null point पर based है, यानी कि null point कब मिलेगा, जब resistance infinite होगा। That's हम लोग बोल सकते हैं that potentiometer can be regarded as an ideal voltmeter, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, और इन्फिनाइट रेजिस्टेंस अगर कोई वोल्टमीटर देता है तो समझ जाइए वो आइडियल वोल्टमीटर है। तो हमारा ये पोटेंशियोमीटर जो हुआ वो एक आइडियल वोल्टमीटर है, क्योंकि ये भी इन्फिनाइट रेजिस्टेंस दे रहा है, ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। तो इसी के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। धन्यवाद।